फ्लैशबैक के बाद अब आगे की स्टोरी तो चलिए शुरू करते हैं। नालायक आज लोगों के सामने मुझसे पिटेगा। आकाश के मुंह से एकदम से शराब फव्वारे की तरह बाहर आ गई। सिट सिट सिट। माँ आ रही है, ये भी फेंको वो भी फेंको। आकाश टेबल पर पड़ी सभी शराब की बोतलें और सिगरेट नीचे पानी में फेंकने लगा। लेकिन कबीर को आराम से खड़ा देख गुस्से से बोला, वहां खड़ा क्या कर रहा है, मेरी मदद कर। कबीर ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देखा और अपने गिलास का आखिरी घूंट भर उसे आराम से नीचे पानी में फेंक दिया। आकाश को उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख लग गया था वो हिलने नहीं वाला। उसने 1000 की स्पीड से अपने हाथ चलाए और कुछ ही सेकंड में सब कुछ साफ कर दिया और सोफे पर लेट मुंह पर कोट डाल लिया। नीचे इतने मेहमान खड़े हैं और एक कबीर बेटा तुम यहाँ अकेले, वो नालायक कहाँ है? तो उसके पेट में दर्द हो रहा था इसलिए थोड़ा आराम कर रहा है। कबीर सोफे की ओर इशारा कर बोला, क्या दर्द? आकाश की माँ सिरिया जी थोड़ी चिंता से बोली और फिक्र से सोफे की ओर बढ़ी। लेकिन एकदम से उनका चेहरा गुस्से से थमथमा गया क्योंकि उनकी नाक में शराब की बदबू पहुंच गई। वो भयंकर गुस्से से आकाश के पास आई और उसके ऊपर से कोट को एक झटके में उतार फेंक दिया। हर आकाश का दिल डर के मारे फड़फड़ा रहा था। माँ वो दर्द, लेकिन अपनी माँ के चेहरे के एक्सप्रेशन देख आकाश के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। कहाँ दर्द हो रहा है मेरे लाडले को? सिरिया जी अपने पैर से जूती निकालती हुए बोली। आकाश बिजली की स्पीड से उठा और भागने को तैयार ही था कि उसके स्टाइलिश बाल सिरिया जी की मुट्ठी में आ गए। मत सॉरी प्लीज माँ, लेकिन आकाश की पूरी चटनी बन रही थी जिसमें मसाला कूट कूट कर भरा था। नीचे ढूर ढूर कर परेशान हो गई, लेकिन तू यहाँ जहर पीने में लगा है। एक बार नहीं 1000 बार कहा है लेकिन तुझे। माँ प्लीज, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो कबीर, हाँ मैं इसके कहने पर लाया था। सिया जी की भगकती आंखें एकदम से कबीर की ओर मुड़ गई। कबीर जी आकाश को पिटते देख एंजॉय कर रहा था, लेकिन पूरी बाजी अपने पर आता देख झट से बोला, आप इसकी बातों पर यकीन कर रही हैं तो चेक कर सकती हैं। कबीर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला। सिरिया जी ने आकाश को छोड़ा और कबीर के पास आ गई। अब कहाँ जाएगा बेटे, यूं नहीं। मासूम सा दोस्त पिट रहा है, मदद कर दे, लेकिन नहीं अब पिट। सिरिया जी कबीर के पास आसपास शराब की बदबू सूंघने लगी, लेकिन उन्हें कोई बदबू नहीं आई। फिर उन्होंने कबीर के मुंह को खोला, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, पर अच्छी फिगरमेंट जरूर आ रही थी। हाँ बेटा, मुझे पता था ये नालायक ही है, पर परफ्यूम अच्छा है, कहाँ से लिया? आकाश की आंखें एकदम से बाहर आ गईं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। एकदम से ऑन स्पॉट वो सदमे में पहुंच गया, लेकिन एक बार फिर अपने कान में दर्द महसूस कर उसे होश आया। तू चल मेरे साथ नालायक, तो तू था ही। झूठ ऊपर से और बोलने लग गया, बदतमीज कहीं का। सिरिया जी उसे सुनाते हुए नीचे ले गई। आकाश ने मार देने वाली आंखों से कबीर को घूर कर देखा तो कबीर चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान ले हाथ में एक ब्लैक कलर की बोतल लिए खड़ा था, जिसे देख आकाश ने अपने दांत गुस्से से किटकिटा दिए। कमीना, कितना कमीना है ये। आकाश अंदर ही अंदर कबीर को गालियां देने लगा। इधर कबीर ने अपना सरनामे हिलाया और उनके पीछे हो लिया। इधर दूसरी ओर फार्म हाउस पर, हाँ बकवास गेम खेलने में इंटरेस्ट ही नहीं। मैडी ने माउस को दूर झटकते हुए कहा। मेहमान और अमित हंस पड़े। बेटे गेम से टाटा बाय बाय हो गया, इंटरेस्ट तो आएगा कहाँ से? मैडी ने गुस्से से उन्हें घूरा और जूस की बोतल खोल ली। बस एक बात तो है, सामने वाली टीम अच्छी खेल रही है। हाँ ये तो है, विमान एग्री हुआ। व्हाट द फक, अमित गुस्से से बोला क्योंकि वो भी आउट हो चुका था। लेकिन मेडी ने एक झापड़ उसके कान पर बजाया। 1000 बार कहा है अंग्रेज की औलाद, छोटू के सामने गाली मत बोल। अमित जो पहले ही गुस्से में था, उसका पारा और हाई हो गया। हरामजादे, तूने मारा कैसे? ऐसे कहते हुए मैडी ने एक और लगा दी और वहां से छू हो गया।
लेकिन वो गेट से बाहर निकल पाता। अमित ने अपनी चेयर को लात मार उसकी ओर खिसका दी, जिससे मेरी लड़खड़ा गया और वहीं पर दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। और नॉन स्टॉप जो मुंह में आ रहा था वो बक रहे थे, लेकिन एकदम से उन्हें अपने ऊपर गुस्से से दो घूरती आंखें महसूस हुई। दोनों ने एकदम से उस ओर देखा तो विमान चेहरे पर भयंकर एक्सप्रेशन लिए उंगलियों के चटकारे बजाते हुए उनके ऊपर राक्षस की तरह खड़ा था। दोनों ने अपना थूक गटक लिया और पीठ बल पीछे सरकने लगे। मेहमान देख, मैं तो इसे समझा रहा था ना। हाँ, मैंने देखा, बहुत अच्छे से समझा रहा था। विमान की आवाज दोनों का खून जमा रही थी। अभी विमान उनकी ओर बढ़ ही रहा था कि उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर देख उसकी आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गई। डैम इट! विमान ने फुर्ती से फोन को पॉकेट में रखा और प्रियांश को उठा बाहर भाग गया। अरे अभी मेरा गेम पूरा नहीं हुआ। गेम को मार गोली। अगर जल्दी घर नहीं पहुंचे तो हमारा गेम बन जाएगा। विमान ने बाइक को पूरी स्पीड के साथ वहां से भगा दी। अंदर अमित और मैडी ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से लिपट गए। हम बच गए मेरे भाई, हम बच गए। हाँ मेरे भाई, भगवान की कृपा हो गई। कल मंदिर में 100 किलो लड्डू चढ़ाए गए। विनोद ने अपने सामने बैठे दो बेवकूफों को देखा और अपना सर ना में हिला दिया और सारे कंप्यूटर बंद कर दिए, क्योंकि गेम की तो पहले ही बैंड बज गई थी। टेडी धीरे चिल्लाओ, धीरे की माँ, दादी हमसे पहले घर पहुंच गई तो, कहते हुए विमान ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। प्रिया ने कसकर विमान को पकड़ लिया, क्योंकि अगर थोड़ी सी ढील रहती तो वो पीछे उड़ ही जाती। विमान ने बाइक को दीवार की साइड रोका और वापस उसी रास्ते से अंदर दाखिल हो गए। जल्दी चल। हाँ, तो आ रही हूँ ना। विमान और प्रिया दोनों ने अपने अपने कमरों में आ एक राहत की सांस ली। कुछ 20 मिनट बाद छत पर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और उसमें से कबीर और दादी बाहर निकले। दादी ने अपने रूम में जाने से पहले विमान के रूम का मुआयना किया और उसे सोता देख अपने रूम में आ गई। कबीर इस वक्त प्रिया के रूम के सामने था। उसका दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पर उसी समय वापस खींच लिया। उसने अपने कदम अपने रूम की ओर बढ़ा दिए, लेकिन एकदम से प्रिया के रूम का गेट खुला, जिसे देख कबीर ने खुद को पिलर के पीछे छुपा लिया। प्रिया रूम से निकली और नीचे की ओर चली गई। कबीर के कदम भी खुद ब खुद उसके पीछे हो लिए। प्रिया किचन में आई और फ्रिज से पानी की बोतल ले पानी पीने लगी। कबीर उसे होठों पर मुस्कान और चेहरे पर सुकून ले निहार रहा था। प्रिया ने बोतल फ्रिज में रखी और गेट बंद करने लगी कि उसकी नज़र आइसक्रीम पर पड़ गई। ओ यम्मी यम्मी आइसक्रीम! प्रिया की मीठी आवाज़ और मासूमियत पर कबीर को हंसी आ गई, लेकिन उसने जल्दी से मुंह पर हाथ रख लिया। उसका चेहरा इस वक्त खिले हुए फूल की तरह था, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रिया थी। प्रिया ने आइसक्रीम का बाउल लिया और चम्मच ले स्लैब पर बैठ गई। फिर प्यार भरी नजरों से उसे निहारने में मशगूल हो गया, लेकिन उसका खुद पर काबू खो रहा था। इस वक्त उसका सिर्फ और सिर्फ प्रिया को कसकर गले लगाने का जी कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर पाले बैठा था कि कहीं उसके छूने पर उसकी डॉल डर न जाए। इसलिए बस दूर से ही अपनी तड़प की आग को शांत कर रहा था। प्रिया को खुद पर किसी की नज़रों की तापिश महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा तो कबीर ने खुद को दीवार के पीछे कर लिया। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे कोई देख रहा है? शायद मेरा वहम होगा। प्रिया अपनी आइसक्रीम खत्म कर कबीर के पास से हो गुजर गई। कबीर ने उसकी मीठी खुशबू को अपने अंदर भर लिया और तब तक उसे देखता रहा जब तक प्रिया उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। जैसे ही प्रिया उसकी आंखों से ओझल हुई, उसकी आंखें फिर से उदासी से भर गईं और मुस्कान ऐसे बिखर गई मानो थी ही नहीं। आई वॉन्ट टू हग यू टाइटली डॉल, कबीर खुद से ही बोला और भारी कदमों से अपने रूम में आ गया। कबीर भीगे बाल और होठों के बीच सिगरेट दबाए बालकनी में खड़ा था। इट्स
ट्रे में इस वक्त काफी जली हुई सिगरेट पड़ी थी, जिसमें अब एक और शामिल हो गई। दूर था तो खुद ब खुद एक काबू माने था, लेकिन आज इतने पास हूँ कि तुम्हें देखे बिना सांस भी नहीं ले रहा जान। अगर फिर से तुम्हारी आंखों में डर देखा तो क्या करूँगा मैं। इतने दिन तक तो दूर था, लेकिन अब कैसे दूर रहूँगा। कबीर को इस वक्त अपने कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। कबीर का दिल पसीज रहा था। वो बार बार मुंह से सांस लेता और गहरी सांस छोड़ता। उसका दिल उसे प्रिया की ओर धकेल रहा था, तो वहीं दिमाग उसे बार बार आगाह कर रहा था कि वो तुझे देख डर जाएगी। लेकिन कबीर को अब एक घुटन और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिर में वो अपने कमरे से बाहर निकल गया और उसके कदम खुद ब खुद प्रिया के कमरे के बाहर आकर रुक गए। उसने बिना कोई आवाज के साथ गेट खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसकी नजरें सीधे उस गुलाबी पर्दों के पीछे सो रही अपनी डॉल पर जा रुकी। चेहरे पर सुकून बढ़ते हुए कदमों के साथ इकट्ठा हो रहा था। कबीर ने दरार डाल रहे उन गुलाबी पर्दों को हटाया और प्रिया के मासूम से चेहरे के दीदार किया। कबीर नीचे जमीन पर ही बैठ गया और एकटक होठों पर मुस्कान के साथ प्रिया को देखने लगा। प्रिया बेखबर सी खिलौने को गले लगाए सो रही थी। चेहरे पर कुछ बालों की लटें थी, जो प्रिया को तो नहीं लेकिन कबीर को जरूर परेशान कर रही थी। लेकिन कबीर के हाथ कांप रहे थे। उसने कपकपाते हाथों से ही धीरे से प्रिया के बालों को उसके कान के पीछे कर दिया और बेहद नरमी से प्रिया के गालों को सहलाने लगा। कबीर ने प्रिया की नन्ही सी हथेली को अपने हाथों में थाप लिया और अपने होठ उस पर टिकाने को हुआ ही था कि प्रिया ने अपना हाथ वापस खींच लिया। ये देख कबीर ने बेचैन नजरों से प्रिया की ओर देखा तो प्रिया के चेहरे पर परेशानी के भाव थे और भौहें सिकुड़ चुकी थी। ये सब देख कबीर एक बार फिर खुद को गुनहगार मानने लगा। उसके होठों की मुस्कान चली गई और उसकी जगह चेहरे पर बेचैनी और दर्द के भाव आ गए। कबीर ने खुद को प्रिया से दूर किया तो प्रिया के चेहरे के भाव धीरे धीरे फिर से शांत होने लगे। कबीर की आंखों में बेहिसाब दर्द उमड़ चुका था। उस रात की घटना उसके दिमाग में फिर से घूम गई और इस वक्त जो परेशानी के भाव कबीर ने प्रिया के चेहरे पर देखे थे, वो सब कबीर को उस रात की याद दिला रहे थे। कबीर की आंखों में पानी इकट्ठा हो गया और उसने खुद को मजबूत बनाया और कमरे से बाहर निकल गया। दीवार से टेक लगाए वो वहीं बैठ गया। उसने खुद के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? अगर उस रात वो सब नहीं होता तो आज मेरी गुड़िया मुझसे नहीं घबराती। वो मुझसे नींद में भी इतना डर रही है। कल को अगर मैं उसके सामने हुआ तो। कबीर वहां से उठ ऊपर छत की ओर चला गया। अंदर कमरे में प्रिया के चेहरे पर परेशानी के भाव फिर से उभरने लगे, लेकिन इस बार चेहरा धीरे धीरे पसीने से भरने लगा। उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। दर्द के कारण प्रिया रा रही थी। उसके गोरे हाथ और गले पर हरे और नीले नसें उभारने लगी। प्रिया को इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो उसकी हर एक नस फट गई हो। वो बेड पर चीखती हुई झटपटा रही थी, लेकिन उसकी चीखें कमरे तक सीमित थी, क्योंकि कपूर मैंसन का हर एक कमरा साउंड प्रूफ था। चीखते चीखते उसका गला चौक गया, चेहरा आंसू और पसीने से भीग गया। यहाँ तक प्रिया के कपड़े तक उसके शरीर से चिपक गए थे, मानो वो अभी अभी पानी से भीगी हो। लगभग 15 मिनट तक प्रिया दर्द से यूं ही तड़पती रही। धीरे धीरे प्रिया की वो मोटी उभरी हुई नसें गायब सी हो गई, लेकिन उसके बर्फ से सफ़ेद जिस्म पर हल्के लाल निशान छोड़ गई। इस वक्त प्रिया की सांसें भारी थी। वो मुंह से सांस लेने पर मजबूर थी। जब प्रिया को हल्की राहत मिली तो वो खुद के शरीर को लगभग घसीटते हुए बाथरूम में ले गई। शावर के नीचे निढल सी गिर गई। प्रिया ने लेटे लेटे ही सर को दोनों हाथों में जकड़ लिया, क्योंकि उसके सर की नसें उसे फटने सी महसूस हो रही थी।
अंदर से उसे उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। ठंडा पानी ने उसे काफ़ी राहत पहुंचाई। लगभग 1 घंटे बाद प्रिया बाथरूम से बाहर निकली और निढाल सी उसी भीगी हुई हालत में बेड पर गिर गई। उसके कोने में पड़े अपने फ़ोन को उठाया और कॉन्टेस्ट लिस्ट में दादी शो हो रहे नाम पर क्लिक कर दिया। लेकिन सामने से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। प्रिया ने वक्त देखा तो इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। प्रिया ने फ़ोन को बंद कर दिया और कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई, या कह सकते हैं बेहोशी में। इधर दूसरी ओर जंगल के बीच बने फार्म हाउस के एक अंधेरे कमरे में किसी लड़की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। लड़की का पूरा चेहरा खून से भरा था और उसके सामने बैठा शख्स हाथ में चाकू लिए उसके चेहरे को जख्मी कर रहा था। अरे मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, आगे से मैं उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, प्लीज़। वो लड़की अपने सामने बैठे लड़के के सामने गिड़गिड़ा रही थी। लड़के ने कसकर उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए खौफनाक आवाज़ में बोला, ये सब तो तुझे पहले सोचना था। लड़के ने उसे दूर झटका और अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, इसे जंगली कुत्तों के आगे फेंक आओ। यस बॉस। लड़की बेहद डर गई और खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए चीख कर बोली, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन वो लोग उसे वहाँ से ले जाने लगे। राका, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्या हो गया अगर मैंने उस लड़की को चोट पहुंचाई तो? आखिर वो लड़की लगती ही क्या है तुम्हारी? है तो तुम्हारी रखेल ही। राका की मुट्ठियां कसकर जकड़ गईं और हाथ में लिए चाकू को उसने उस लड़की के मुंह में फेंक दिया। इसे मेरी नज़रों के सामने से दफा करो। उसकी आवाज़ पूरे फार्म हाउस में गूंज गई। ऊपर कमरे में कोने में बैठी लड़की इस सूखे पत्ते की तरह काँप रही थी। उसने खुद को अपने दोनों हाथों में जकड़ रखा था। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला। लड़की ने अपनी सहमी नज़रों से उस ओर देखा तो राका को अपनी ओर आता देख खुद को और सिकुड़ लिया। राका की नज़र जैसे ही कोने में सिकुड़ कर बैठी लड़की पर गई तो उसकी गुस्से से भरी आंखें एक पल को शांत हो गईं। पर उस लड़की को इस तरह कांपते देख उसने एक लंबी सांस छोड़ी और बेड पर उसकी ओर मुंह कर बैठ गया। साइड टेबल पर रखी उसने एक सिगरेट उठाई और लाइटर को उस लड़की की ओर फेंक दिया। लड़की के पैर को जब लाइटर ने छुआ तो वो एक पल को चिढ़ गई। उसने लाइटर को देखा, फिर अपनी नज़रें उठाई तो राका होठों के बीच सिगरेट दबाए उसे ही घूर रहा था। उसने अपनी नज़रें उसी समय उसकी नज़रों से हटा लीं और कँपकँपाते हाथों से उस लाइटर को उठाया और उठकर राका के पास आने लगी। राका की नज़रें उसी पर थी जिसे वो लड़की आराम से महसूस कर सकती थी। उसने अपनी काँपती उंगलियों से लाइटर को जलाया और राका की सिगरेट के पास कर दिया, पर राका ने खुद को पीछे झुका लिया। वो लड़की अपनी झुकी नज़रों से फिर आगे बढ़ी, लेकिन राका ने खुद को और पीछे कर लिया। ये देख उसने अपनी नज़रें उठाई और राका की आंखों में देखा तो राका के होठों पर टेढ़ी मुस्कान जम गई। राका ने अपने मुंह से सिगरेट निकाली और दूर फेंक दी। उसने उस लड़की की कलाई पकड़ी और उसे खुद के ऊपर खींच लिया। जब सामने इतना खूबसूरत नशा हो तो सिगरेट की कहाँ ज़रूरत। खिलौने। लड़के की आंखें बंद थीं। उसने खुद को ना तो छुड़ाने की कोशिश की और ना ही कोई हलचल, यहाँ तक कि अपनी सांस को भी रोके हुए थी। रागा की उंगलियां उसके बालों से खेल रही थी। उसने झट से उस लड़की को अपने नीचे दबोच लिया और उसके गुलाबी होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लड़की जो अभी तक खुद के आंसुओं को बांध बांध को रोके हुई थी, आंसू अब बंद आंखों से ही बाहर छलक गए। आंसू आंखों से होते हुए उसके बालों को भिगो रहे थे। राका ने जैसे ही अपने दोनों हाथों में उसके चेहरे को पकड़ा तो उसे अपने हाथ पर गीलापन महसूस हुआ। उसने अपने चेहरे को दूर किया और अपनी नज़रें उस लड़की के छोटे से चेहरे पर जमा ली।
उसकी आंखों में आंसुओं की वजह समझ उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने उस लड़की के जबड़े को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से भरी आवाज में बोला, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, पहले ही ये आंसू। हाँ, लड़की ने दर्द में अपनी आंखें खोली और राका की आंखों में झांक कर बोली, मुझे इससे आज़ादी कब मिलेगी। राका की पकड़ उसकी कमर पर और कस गई। कभी नहीं, ये शब्द उसके गले से बाहर नहीं आए, जब तक मैं तुम्हारे इस शरीर से ऊब न जाऊं। लड़की ने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया और खुद के शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। राका को इना गवारा गुजरा और उसने फिर से उस लड़की के चेहरे को थाम लिया और उस लड़की के होठों को चूमना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके होठ किसी रेंगती सांप की तरह उसके जिस्म पर थे, लेकिन एक पल को उसकी नजरें उस लड़की की नाभि के पास लगे लंबे निशान पर ठहर गए। वो निशान राका की नजरों में खटक रहा था। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और अपनी मनमानी शुरू कर दी। राका की बढ़ती हरकतें उस लड़की के चेहरे पर घिन, नफरत के भाव पैदा कर रही थी। उसने अपना हाथ बेडशीट पर कस दिया और दर्द का घूंट अंदर ही पीना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े तितर-बितर कमरे में पड़े थे। सुबह का समय, खिड़की से सूरज की किरणें छन कर सीधा बेड पर पेट बल लेटे राका के मजबूत जिस्म के ऊपर पड़ रही थी। तेज रोशनी के कारण उसकी नींद में खलल पड़ने लगा। उसने अपना हाथ बेड पर इधर-उधर फिराया और होठों ही होठों में एक नाम बुदबुदाया, मीरा। लेकिन जब उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल ली। वो बेड पर बैठा और कमरे में नजर दौड़ाई, पर कमरे को खाली पा उसकी आंखें गुस्से से भर गई। लेकिन तभी बाथरूम का गेट खुला और उसमें से मीरा अपने गले में दुपट्टा लपेटते हुए बाहर आई। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल पड़ी थीं। सफ़ेद हाथों पर लाल निशान मौजूद थे। गले का भी यही हाल था, पर वो दुपट्टे के पीछे छुपा था। राका की नज़रें जो कुछ देर पहले गुस्से से भरी थीं, वो अब नर्म पड़ गईं। लेकिन वे लाल निशान उससे छिप नहीं सके। वो बेड से उठा और मीरा के पास आने लगा। मीरा ने ये देखा तो अपनी नज़रें झुका ली। मुझे घर जाना है। लेकिन राका ने कोई जवाब नहीं दिया और उस लड़की के होठों को अपनी गिरफ्त में ले उसे दीवार से सटा दिया। उसकी इस हरकत पर मीरा की आंखें एक बार फिर दर्द से भर गईं। राका उसके होठों के साथ खेल रहा था। मीरा को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। उसने अपने हाथ राका के खुले सीने पर रखे और उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। लेकिन एक पल को वो ठहर गई, क्योंकि उसे राका के सीने में उसका दिल बहुत तेजी से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। अभी वो शांत ही थी कि राका ने उसके होठों को एक पेशेंट किस के बाद आज़ाद कर दिया और बिना कुछ बोले बाथरूम में चला गया। मीरा भीगे होठों के साथ दीवार से सटी खड़ी रही। जी और कपूर मेंशन सभी डाइनिंग हॉल में बैठे थे सिवाय कबीर के। रघु, कबीर अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? मैम सर तो सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए चले गए। क्या, पर इतना भी क्या जल्दी थी? ये लड़का भी ना। दादी, क्या भाई वापस आ गए? हाँ, वो कल रात मेरे साथ ही आ गया था और आज सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया। कोई ज़रूरी काम हो गया होगा। लेकिन ये लड़का अपनी सेहत का बिल्कुल परवाह नहीं करता। भूखे पेट ही निकल गया। दादी परेशान थी। कोई नहीं, आप मुझे लंच पैक करके दे देना, मैं कॉलेज जाते वक्त भाई को दे दूंगा। ये सही है, दादी ने फिर सर्वेंट से कहकर टिफिन पैक करवा लिया। थोड़ी ही देर बाद प्रिया भी डाइनिंग हॉल में आ गई। प्रिया पीछे से दादी के गले लगी और प्यार से मॉर्निंग विश किया, लेकिन उसकी आवाज़ फीकी और धीमी थी। गुड मॉर्निंग बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? कॉलेज नहीं जाना क्या? विमान उसे कैजुअल वियर में देख बोला, नहीं आज नहीं जाना, तुम अकेले चले जाओ। व्हाट? ओ माय गॉड, मेरे कान खराब हो गए, जल्दी से वापस बोल। विमान चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन लाते हुए प्रिया को हिलाते हुए बोला, टेढ़ी मत करो। प्रिया की आवाज़ थोड़ी फीकी और चिड़ी हुई थी। विमान को अजीब लगा।
उसने प्रिया के माथे को छुआ तो उसका माथा गर्म तवे की तरह तप रहा था। मेहमान अपनी जगह से झट से खड़ा हो गया। गुड्डू, तुझे तो बुखार है। को तो तू ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? कुछ नहीं टेढ़ी, बस हल्का सा बुखार है। दिमाग खराब है, ये हल्का दिख रहा है तुझे? और ऊपर से गर्म कपड़े भी नहीं पहने। उठ, रूम में जाकर गर्म कपड़े पहन कर आ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। प्रिया डॉक्टर का सुन परेशान हो गई और बोली, नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, एक थप्पड़ मारूंगा तू चाह की तो। बेमान इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। दादी ने अपना सर पीट लिया। इस लड़के का क्या करूं मैं? बेमान, बच्ची पहले से ही ठीक नहीं है, दूर हट और जाकर डॉक्टर को कॉल कर। बेमान को ठीक लगा और डॉक्टर को कॉल करने लगा। दादी प्रिया का बुखार देखने लगी। बेटा, बुखार ज्यादा है, तुम रूम में चलो। दादी, मैं टेबलेट ले लूंगी ना, डॉक्टर की कहाँ जरूरत है? जरूरत है बेटा, चलो रूम में चलकर रेस्ट करो। दादी उसे प्यार से समझाते हुए रूम में ले गई। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए और विमान उन्हें प्रिया के रूम में ले गया। डॉक्टर ने प्रिया का चेकअप किया और दवाइयों की स्लिप पकड़ा कर चली गई। विमान ने एक सर्वेंट के हाथों दवाइयाँ मंगवा ली। क्या है, ऐसे क्यों घूर रहे हो? प्रिया विमान को एकटक अपनी और गुस्से से घूरता पा बोले, रात को नहाने की कहाँ जरूरत पड़ गई, वो भी ठंडे पानी से। वो प्रिया अपनी आंखें इधर उधर मटका रही थी। क्या वो क्या है, तुम्हें नहा नहीं सकती क्या? खुद तो महीने में एक दो बार नहाते हो, उसका क्या? क्या मैंने तुम्हें कभी कहा है? तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आती है, सड़े हुए बैगन की तरह बास मारते हो तुम। प्रिया एक ही लय में बोल गई, शांत हो जाओ। जब उसने विमान की ओर देखा तो वो उसे ही बुरी तरह घूर रहा था। प्रिया ने अपना थूक गटक लिया। विमान बस साइलेंट मोड पर रहा। कुछ ही देर में जब सर्वेंट दवाई का पैकेट और कुछ हेल्दी खाना ले आया, विमान ने पहले प्रिया को खाना खिलाया और टैबलेट निकाल प्रिया की ओर बढ़ाई और पानी के गिलास को उसके हाथ में थमा दिया। ये सब करते हुए उसने कुछ भी नहीं कहा था। विमान ने टैबलेट ड्रोन में रखी और प्रिया को पकड़ बेड पर लेटा दिया और उसे दो कंबल से ढक एसी को बंद कर कमरे से बाहर आ गया। इस बीच प्रिया की ना तो बोलने की हिम्मत हुई और ना ही विमान ने कुछ बोला। भगवान जी, मैंने तो बस बात टालने के लिए वो सब बोला और टेडी तो इतना ज़्यादा नाराज हो गया, ही, पर फिर भी साइलेंट मोड पर मेरी सेवा कर रहा है। प्रिया को दवाई की मदद से कुछ ही देर में नींद आ गई। कुछ 20 मिनट बाद विमान वापस प्रिया के रूम में आया और उसके माथे पर हाथ रख देखा तो पहले से बुखार में फर्क था। विमान फिर कमरे से बाहर चला गया और कॉलेज के लिए निकल गया। उसने टिफिन लिया और ऑफिस पहुंच गया, लेकिन हाँ, उससे पहले उसने एक परफ्यूम की बोतल तो अपने ऊपर ज़रूर खाली कर ली। विमान जैसे ही ऑफिस में एंटर हुआ, सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। लड़कियां उसे देख स्माइल कर रही थी और उसे हर कोई विश कर रहा था। मॉर्निंग विमान सर, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। विमान जब तक ऊपर नहीं पहुंच गया तब तक वो सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहा। लड़कियां भी उसके कॉम्प्लीमेंट पर शर्मा रही थी। विमान सीधा कबीर के केबिन में जाकर रुका जहां कबीर लैपटॉप में घुसा था। है मेरे प्यारे भाई, आप घर आए और मुझसे मिले भी नहीं। विमान अंदर आते हुए बोला। विमान को देख कबीर की आंखें छोटी हो गईं। तुम आज कॉलेज नहीं गए? हाँ भाई, जा रहा हूँ, पर पहले आपको टिफिन देने आया हूँ। आपने ब्रेकफास्ट भी किया और ऑफिस आ गए हम। लेकिन एकदम से कबीर को प्रिया का ख्याल आया। इसका मतलब डॉल भी आई होगी। कबीर ने एकदम से गेट की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसके दिल में दर्द की एक टिस्सी उठी। हाँ, मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा, तुम कॉलेज जाओ वरना लेट हो जाओगे। हाँ ठीक है भाई, और दादी ने आज आपको घर जल्दी आने को कहा है। कबीर ने अपना सर हाँ में हिला दिया। कपूर मैंसन शाम के 7 बजे के करीब कबीर की ब्लैक रोल्स रॉयल कपूर मैंसन के आगे रुकी। उसमें से कबीर अपनी मजबूत शक्ति के साथ गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन आज उसके चेहरे पर तनाव था। कबीर ने एक गहरी सांस ली और घर के अंदर एंटर कर गया, लेकिन घर की चौखट से उसने अपने 2-3 कदम ही अंदर रखे थे कि उसके कदम डगमगा गए, क्योंकि एक मुलायम और छोटी सी आकृति उसके ऊपर अचानक से लिपट गई।
जानी पहचानी खुशबू को महसूस कर कबीर की आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गई। उसका दिल बिना लगाम घोड़े की तरह धड़कना शुरू हो गया। उसे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो सपने में हो, लेकिन हकीकत में लाने के लिए कबीर के तरसते कानों में उसकी डॉल की मीठी सी आवाज़ गूंज गई। प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे पीछे छिपकली पड़ी है, वो मुझे आ जाएगी। प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे पीछे छिपकली पड़ी है, वो मुझे खा जाएगी। प्रिया की आवाज़ डर के मारे रोनी सी हो गई थी। प्रिया को इस वक्त ये एहसास नहीं था कि वो किससे लिपटी है। अगर उसका बस चलता तो वो अभी कबीर के सर के ऊपर ही चढ़ जाती। इस वक्त उसके बाहें कबीर के गले में कसकर लिपटी हुई थी और पैर उसकी कमर पर। कबीर ने भी जल्दी से उसे संभालने के लिए उसे उसकी कमर से पकड़ लिया, जिससे वो गिरे ना। प्रिया ने एक बार फिर अपने पीछे देखा तो चिल्ला पड़ी, देखो देखो, वो यहाँ भी आ गई। प्रिया ने अपना नर के मारे कबीर के गले में छिपा लिया। तभी पीछे से मेहमान हंसता हुआ वहां पहुंचा तो कबीर को देख उसकी हंसी एक ही सेकंड में गुम हो गई। भाई सुन, प्रिया ने उसी तरह लिपटे अपना चेहरा कबीर की गर्दन से बाहर निकाला और अपनी भीगी पलकों को झपकाते हुए कबीर को देखा तो खुश हो गई। कबीर जी, आप आ गए, प्लीज़ इस छिपकली को भगा दो, प्लीज़, मेहमान की ओर इशारा करती हुई नुआसे गले से बोली। कबीर जी, ये टेडी बहुत बुरा है, इसने मेरे पीछे छिपकली छोड़ दी। देखो कितना भी इससे दूर जाऊं, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। प्रिया ने अपना चेहरा फिर से कबीर के सीने में छुपा लिया। कबीर जो हैरान सा हुआ अपनी जगह पर किसी बर्फ की तरह जमा खड़ा था। वो होश में आया लेकिन खुद को यकीन दिलाने के लिए और उसने अपना एक हाथ प्रिया के सर के पीछे रखा और धीमी आवाज में प्रिया का नाम पुकारा, डॉल। जिस पर एक बार फिर प्रिया की आवाज उसे यकीन दिलाने के लिए उसके कानों में पड़ी, प्लीज मुझे नीचे मत उतारना, पहले उस छिपकली को भगा दो। कबीर ने अपनी पकड़ प्रिया पर कस दी और एक पल को अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। लेकिन अचानक से प्रिया की भीगी पलकें याद कर कबीर ने नीचे की ओर देखा तो नकली छिपकली का सर एक धागे से बंधा हुआ था और दूसरा सिरा प्रिया के लंबे बालों में बंधा था। लेकिन कबीर का इस वक्त उस छिपकली को हटाने का कोई मन नहीं था, पर प्रिया के आंसुओं को अपने गले पर महसूस कर उसने गुस्से से विमान की ओर देखा तो विमान की सीटी पीटी गुम हो गई और वो जल्दी से भागकर उनके पास पहुंचा। सॉरी सॉरी भाई, मैं अभी से हटाता हूँ, कहते हुए विमान ने वो धागा तोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, कहानी का भाग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये भाग ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आता है लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।